Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. तो आप क्या देख रहे हैं अभी? देखो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चल रही थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और वो अपलोड भी किए जा चुके हैं। तो आप अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है, या इफ़ यू वांट टू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन देन यू कैन वॉच दीज वीडियोस। उनमें देखो, वैसे तो हिंदी में लिखा हुआ है, बट हिंदी में भी देखो, हिंदी में समझने में क्या दिक्कत होती है? कुछ भी नहीं ना। हिंदी अपनी लैंग्वेज होती है, मातृभाषा होती है, तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए, और नहीं तो क्या। सिंपल सी बात। चलो ठीक है, अभी हम ये इस उसी बुक का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नेम है इसका? जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्या नेम है? संघीय कार्यपालिका, मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री, यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये इसी को समझना पड़ेगा है क्या होता है संघीय कार्यपालिका। ओके, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? सबसे पहला क्वेश्चन, संघीय से पहले भी क्या क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि कार्यपालिका क्या है? पहले कार्यपालिका तो पता हो कि क्या कार्यपालिका है क्या, फिर उसे संघीय से समझ लेंगे, है ना। क्या होता है कार्यपालिका? कार्यपालिका, आपने सरकार के बारे में सुना है? यस, सुना होगा, और नहीं तो क्या। सरकार के बारे में सुना है, तो वो सरकार कौन लोग बनाते हैं? और आपने हमेशा ये भी देखा होगा कि चुनाव होते हैं, जो एक संसद है, संसद में लोग चुनकर जाते हैं अलग अलग एरिया से। हाँ, भारत के अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लोकल एरियाज, उनसे चुनकर वो कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पार्लियामेंट में जाते हैं। ओके, आप थोड़ा ध्यान से सुने होंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा कि कार्यपालिका है। वो जाते हैं, ठीक है। जो जो जीता वो चला गया पार्लियामेंट, तो उनको पार्लियामेंटेरियन बोल देते हैं या सांसद बोलते हैं। संसद में जाने वाले या संसद में बैठने वाले लोगों को सांसद या पार्लियामेंट, देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में बैठने वाले या पार्लियामेंट में जाने वाले जो लोग हैं चुनाव के बाद, आफ्टर विन, हाँ, जीतने के बाद जो जाते हैं उनको बोलते हैं पार्लियामेंटेरियन। ओके, सांसद एंड पार्लियामेंटेरियन, ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पे होते हैं। तो उन्हीं पार्लियामेंटेरियन में से क्या होता है कि कुछ लोगों को, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी मीन्स मतलब दैट विन द इलेक्शन। ओके, मतलब कोई भी जो पार्टी है जो जिसने इलेक्शन को जीता है, मीन्स कोई दो मेन पार्टीज हो गई, दोनों में ज़्यादा वो टकराव चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो एक पार्टी, उसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले, वो जीत गई, तो उस पार्टी में से ही जो होंगे, उस पार्टी के जो लोग हैं, कुछ सांसद मिलकर एक क्या बनाएंगे, एक मतलब एक ग्रुप कह दो, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो उस ग्रुप को ही वो सरकार बोलते हैं और वही उसी को कार्यपालिका बोलते हैं। और उस ग्रुप का जो नाम है वो मंत्री परिषद बोल देते हैं, या मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल और ये प्रधानमंत्री भी उसी में ही होता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा। सरकार उन सांसदों में से ही जो चुनकर गए हैं, उनमें से कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसी ग्रुप को हम सरकार बोलते हैं। मतलब जिसका नाम मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सरकार बोलते हैं। और उसी, क्योंकि सरकार फिर वो काम कर रही होती है, तो उसी सरकार को हम कार्यपालिका बोल देते हैं। ओके, देखो ये मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में ही बताया। तो आप, अगर आपको ना समझ में आए हो, दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा वो स्टार्ट करके फिर सुनना। ओके, तो अभी हमने कार्यपालिका की बात कर ली। अब यहाँ पे कह रहा है संघीय कार्यपालिका। संघीय क्या होता है? संघीय मतलब अगर सिर्फ हम इसी वर्ड का देखें कि संघीय होता क्या है, देखो संघीय का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भाई जहाँ पे जिस देश में क्या हो,
जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो सिस्टम होता है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जिस कंट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो जो स्टेट लेवल एंड जो वो है स्टेट लेवल हो गया और पूरे जो देश का लेवल हो गया, केंद्र लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, उसमें जब पावर्स डिवाइड कर दी जाती हैं तो उसे संघीय बोला जाता है, संघीय सिस्टम उस देश को बोला जाता है। तो ये संघीय कार्यपालिका है, तो संघीय कार्यपालिका के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब क्या, राज्य वाली भी और सेंट्रल लेवल वाली भी। तो ये सिंपल सा मतलब हो गया। ओके, तो चलो हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है कैसी बात करते हो, कुछ ही नहीं है। अरे कुछ तो होगा, देखो जो लिखा है वही होगा ना बेटे। देखो इसका सिंपली मतलब इसमें दे रखा है कि क्या होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि अभी देखो हमने जो 6th चैप्टर पढ़ा था किससे रिलेटेड था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा किससे रिलेटेड था। देखो अगर मुझे बताना चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, अगर नहीं तो अपने मन में अपने आप को ही बता दो कि भाई क्या पढ़ा था हमने। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अब देखो मेरे बताने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि भाई हम अगर कुछ कर रहे हैं ना, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो तो बाय कमेंट ही पता चलेगा। आप थोड़े ना ऐसे, है ना। तो ठीक, तो देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। तो प्रेसिडेंट के बारे में क्या पढ़ा था, जो देश होता है, देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है ना। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था, और उस चैप्टर में राष्ट्रपति को कितना बड़ा बताया गया था, है ना, कि राष्ट्रपति ये, राष्ट्रपति वो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। हाँ, लेकिन इस चैप्टर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का रह गया। तो यहाँ पे यही है कि भाई जो राष्ट्रपति हैं वो मुखिया तो होते हैं देश के, बट वो कैसे होते हैं, सिर्फ नाम मात्र के। हाँ, उनका नाम चलता है राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति हैं, लेकिन काम जो एक्चुअल जो काम होता है वो कौन करता है, वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, बोथ ऑफ जो ये हैं ये दोनों के दोनों ही मिलकर करते हैं। ओके, तो इसमें वही दे रखा होता है, क्योंकि जो बस ये अब जैसे कोई भी बैठक होती है, देखो ये जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, जो ये मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखो आपने वैसे देखा होगा ना, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये मेन मंत्री हो गए, और इनका जो हेड होता है प्रधानमंत्री। समझ रहे हो, कौन होता है इनका हेड, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो मंत्री होते हैं और ये सारे के सारे मंत्री किसके अंदर आते हैं, मंत्रिपरिषद ही होता है वो, और कार्यपालिका के अंदर आते हैं, सरकार के अंदर ही आते हैं ये सारे। तो इसमें कह रहा है कि भाई जो वो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का, सारे काम प्रधानमंत्री के द्वारा करे जाते हैं। ये जो मंत्रियों की जो बैठकें हैं वो भी प्रधानमंत्री करता है, और कोई भी मेन फैसला लिया जाता है तो ये सभी मिलकर ले लेते हैं, ये प्रधानमंत्री जो बोलता है वैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जैसे जो राष्ट्रपति हैव द राइट टू नो द थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग, हाँ, what the government is planning to do the work in the society या in the country, तो he have the right to know, okay। तो इसलिए वो क्या कह सकता है, उनसे जानकारियाँ ले सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो किसी काम को, तो वो जानकारी लेने का उससे अधिकार है इनको, राष्ट्रपति को। वो बस यही दे रखा है और कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन। अब जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, देखो चैप्टर का नेम ही क्या है, चैप्टर का नेम ही है मंत्रिपरिषद और तथा प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड मेन क्वेश्चन होगा। तो यही क्वेश्चन है कि भारत की मंत्रिमंडल, देखो मंत्रिमंडल के अंदर ही प्रधानमंत्री आता है, तो प्रधानमंत्री का अलग से कोई ज़्यादा वो नहीं दे रखा होगा, बट मेन क्वेश्चन इसका यही बनेगा कि मंत्रिमंडल, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए तो अब यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कैबिनेट सिस्टम दे रखा है कि भाई व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कैबिनेट सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ कैबिनेट सिस्टम है उसकी क्या फीचर्स हैं, ओके, करेक्टरिस्टिक्स, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल से अलग होना, एक्सक्लूजन्स ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द कैबिनेट। अलग होना मतलब क्या? जैसे कि पॉइंट्स ही आप देख रहे हैं कि भाई हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई प्रधान राष्ट्रपति ये है, राष्ट्रपति वो है, राष्ट्रपति बहुत ही बड़े, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अलग होते हैं। जो हमने थोड़ा सा इसमें करा ना, इसमें जो अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस करा, वही चीज़ इसमें दी रखी है कि भाई जो राष्ट्रपति हैं भले ही देश के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं, इंग्लैंड की तरह अपने, हाँ वो ब्रिटेन से ही लिया गया था ना, ये वाला जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम थोड़ा सा इंग्लैंड से ही लिया गया, हमारा पार्लियामेंटेरियन का जो सिस्टम था वो वाला। तो यहाँ पे वही कहने की कोशिश करें कि भाई वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, इमरजेंसी टाइम पीरियड में इतनी सारी पावर्स दे रखे हैं, देश का मुखिया वो, नियुक्तियाँ वो करते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन पावर्स किन के हाथों में? कैबिनेट के हाथ में। ओके, आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो कैबिनेट के हाथों में है। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखा, तो यहाँ पे बोल रखा है कि भाई इस तरीके से जो राष्ट्रपति हैं और जो मंत्रिमंडल है वो दोनों अलग होते हैं। तो अगर आप भी पढ़ोगे तो आपको भी एकदम क्लियर होगा कि भाई जो कोई भी मीटिंग होती है उनमें राष्ट्रपति भाग नहीं लेता, प्रधानमंत्री बैठकों का वो करता है, सारे फैसले ये मंत्रिमंडल ही लेते हैं और काम भी सारा वही कर रहे होते हैं, लेकिन अधिकार है उसको राष्ट्रपति जी को कि वो इन्फो गेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मिनिस्ट्रीज और क्या। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? मंत्रिमंडल तथा संसद में सहयोग। जो देखो मेन फीचर एक इसका क्या हो गया, एक मेन फीचर्स हो गया कैबिनेट सिस्टम का। क्या मेन फीचर है? जो कैबिनेट है वो क्या है? वो कॉर्पोरेशन करती है किसके बीच में? बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। क्या हो गया सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सिंपली देखो बोलता है कि भाई जो मंत्रिमंडल है वो क्या करती है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है किस किस के बीच? अपने मंत्रिमंडल और संसद के बीच में, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक सहयोग स्थापित करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जो अभी हमने ऊपर देखा ना इंट्रो में क्या देखा कि भाई जो ये होते हैं कौन होते हैं? ये जो मंत्रिमंडल के जो सारे सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? जो सरकार, मान लो जो सरकार के सदस्य हैं या मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो कौन है? अभी हमने पढ़ा, यही बताया था ना, मैंने बताया आपको कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से ही तो इनको बनाया गया है ना, पार्लियामेंटेरियन को ही तो ये सरकार या इनमें से ही चुनकर तो ये मंत्री बना दिए गए, जो बहुमत पार्टी वाली है। तो अगर कोई भी फैसला, कोई भी बिल पास हो रहा है कोई भी, या राज्यसभा या लोकसभा में, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो ये क्या, तो ये उस बिल में या उस कोई भी फैसला जो लिया जा रहा है, कोई भी हो रहा है, तो उस पर वोट डालते हैं, हर फैसले में इनका सहयोग होता है। तो इस तरीके से हुआ ना कि भाई वो क्या करते हैं, एक तरफ तो ये मंत्रिमंडल की अपनी सारी कार्यवाहियाँ करते हैं और एक तरफ से इसमें भी भाग लेते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन हो गया ना, एक क्या करते हैं, एक सहयोग स्थापित करते हैं दोनों के बीच। ओके, यहाँ पे यही दिया हुआ है, आप अगर देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अगर चलो ठीक है, एक बार रीड भी कर दूँ। अगर भारत की मंत्रिमंडल की व्यवस्था की एक अन्य विशेषता मंत्रिमंडल तथा संसद के बीच गहरा संबंध अथवा सहयोग का होना है। तो सहयोग करते हैं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के जो अन्य सभी सदस्य संसद के एक तथा दूसरे सदन के सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री अपने पद का कार्यभार, मतलब यहाँ पे एक मेन बात ये भी बताई हुई है कि भी अगर कोई भी मंत्री है, मीन्स जो मंत्रिमंडल में शामिल कोई मंत्री है, अगर वो क्या कर रहा है, उसने वो क्या मतलब वो काम तो कर रहा है, मंत्रिमंडल में शामिल होकर जो काम दिया उसको वो काम तो कर रहा है, बट वो क्या है, वो संसद का सदस्य नहीं है। तो उसके क्या करना होता है कि उसे एक वो होता है कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर उसे उसका सदस्य बनना होता है। ओके,
और बस यही हो गया। और बाकी का जो नीचे का है वो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पहले बता चुकी हूँ, वही चीज़ है कि भाई कानून कोई भी बनता है या बिल पास होता है तो उसमें मतलब उसमें इनका सहयोग होता ही होता है। ओके। संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण उसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है जिसे संसद या लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है, मेनली वही बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऐसे भी एक कोऑर्डिनेशन तो ये हो गया कि वो किसी भी बिल या कोई भी कानून पास हो रहा है उसमें भाग लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन कैसे हो, दूसरा सहयोग किस तरीके से हो गया कि भाई अगर संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो सारे के सारे अगर कोई फैसला लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस फैसले पर अगर संसद के कोई भी अन्य जो दूसरे सदस्य हैं अगर वो कोई प्रश्न या क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसका ये जवाब देते हैं ये मंत्रिमंडल वाले लोग। तो इस तरीके से ये सहयोग हो गया। ओके, अभी चलो नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, देखो आप देख रहे होंगे थर्ड पॉइंट क्या है, राजनीतिक एकरूपता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। मीन्स क्या होता है इसका, देखो इसका मतलब होता है कि भाई जो अगर हम देखें सरकार कौन बनाता है, सरकार वो पार्टी बनाती है ना जो पार्टी बहुमत में होती है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, वही सरकार, वही लोग या वही पार्टी अपना वो बनाती है, सरकार बनाती है। और सरकार कौन है, वही मंत्रिमंडल हो गया और प्रधानमंत्री हो गया, वही हो गया ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई, और सॉरी भी बच्चों, सॉरी भी बोलना था, बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इग्नोर इट। हाँ, उसके लिए सॉरी। हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, हाँ अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो हमें वॉइस नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है, देखो अभी दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या होता है राजनीतिक, वही अभी मैंने क्या बोला था, जो भी सरकार है ना, सरकार हो गई, मतलब ये मंत्रिमंडल ही हो गया ना। मंत्रिमंडल क्या उसी पार्टी के लोग है ना, जो बहुमत वाली पार्टी है। मीन्स अगर आज के टाइम पे बात करें तो किसकी सरकार है, बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार है तो जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री है वो बीजेपी का ही है। तो एक रूपता कैसे हुई कि भाई सारे के सारे जो लोग हैं वो एक ही पार्टी के हैं। मीन्स अगर एक पार्टी के हैं तो उस पार्टी की जो मेन विचारधारा मीन्स क्या भाई, थिंकिंग कि भाई व्हाट दे वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं। वो अगर उनके कुछ नियम कानून होंगे ना, मतलब जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी या कुछ उनकी जो सोच है वे किस दिशा में वो मेन काम करेंगे, वो एक चीज़ रहती है ना। सबकी अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो ऐसे ही अगर एक ही पार्टी के लोग बनते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एक रूपता स्थापित हो जाती है। तो पॉलिटिकल एक रूपता कैसे हुई, उसी तरीके से, क्योंकि जो वो है जो क्या होगी, जो मंत्रिमंडल है वो एक ही पार्टी के जो लोग हैं वो हैं। ये पार्टी हो गई, पार्टी के ही लोग चुनकर, बहुमत पार्टी के लोग चुनकर आई, तो एक रूपता हो गई ना, पॉलिटिकल एक रूपता। तो ये एक रूपता होती है तो एक जैसा काम करते हैं, सबके एक जैसे, मतलब जो जब सोच मिल रही होती है तो क्या होता है कि भाई सोच मिल रही होती है तो एम भी थोड़े थोड़े एक जैसे से होते हैं कि भाई अगर कोई चलो ठीक है वो अलग चीज़। तो एम एक जैसे हैं तो सब मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो इस तरीके से एक रूपता हो गई। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व होना। मंत्रिमंडल का संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टुवर्ड्स पार्लियामेंट, व्हाट इट्स मीन। देखो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो पार्लियामेंट नहीं, जो ये कैबिनेट है, कैबिनेट को क्या है, अगर कैबिनेट कुछ भी काम करती है चाहे कुछ भी करे, मतलब वो कैबिनेट ही पूरे देश को चला रही होती है ना। सिर्फ कैबिनेट नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट भी उसमें शामिल होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कानून जो पास होते हैं वो पार्लियामेंट के जरिए ही, मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनके जरिए ही कोई भी कानून पास होता है। लेकिन मेन काम कौन कर रहा होता है, यही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद ही कर रही होती है। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मीन्स अगर वो कुछ भी काम कर रही है, कैसे भी कर रही है, तो अगर जो संसद है वो उससे किसी भी विषय पर कैसे भी प्रश्न पूछ सकती है। हाँ, अगर और कुछ गलत कर रहे हैं तो उस पर भी
इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप कुछ भी काम है अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और तो ये हक बनता है किनका, ये सांसदों का क्वेश्चन पूछने का, कि आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन 1-2 पॉइंट्स में दे रखे हैं, इसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर। चलो मैं इसको स्टार्टिंग से ही रीड कर देती हूँ एक बार, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स में अगर बोले तो वो सारा क्लियर हो ही जाना चाहिए। ओके, मंत्रिमंडल अच्छा, मंत्रिमंडल की एक अन्य विशेषता यह है कि यह संसद विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, वही पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको। मंत्रिमंडल केवल अपने समय तक उतने समय तक ही पद पर बना रह सकता है या पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह सदन में बहुमत का समर्थन खो बैठता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है अथवा वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव करवाने का परामर्श दे सकता है। लोकसभा कई प्रकार से इनमें अविश्वास प्रकट कर सकती है। देखो क्या हुआ, सिंपली अगर जो मंत्रिमंडल है उसके पास अगर बहुमत है तभी वो सरकार चला सकते हैं, तभी वो मंत्रिमंडल का जो काम होता है वो काम कर सकती है। अगर उनके पास प्रॉपर बहुमत नहीं है कि भाई जैसे होता है ना चुनकर सीट्स होती हैं, जो भी है मतलब हाफ कुछ होता है जो बहुमत का होता है। मान लो कि भाई 10 सीटें हैं, सिंपली 10 सीटें हैं, तो जो कौन सी पार्टी जीतेगी, जिसको 6 सीटें मिल जाएंगी। 10 में से अगर जिसको 6 मिल गई वो जीत जाएगी, वो बहुमत ही कहला जाएगी। 50-50 का फिर वो अलग ही सिस्टम हो जाता है। तो ठीक है, जिसको 6 मिल गई वो जीत गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है, अगर मान लिया बीच में इसमें से निकल कर 1-2 लोग जो निकल जाए इस पार्टी से, तो इसके पास कितने बच गए, 4 ही बच गए ना। तो फिर अगर इससे बोला जाए कि भाई अगर आप सरकार नहीं बना सकते, नहीं तो अपने 6 के 6 लोगों को, मतलब बहुमत जो दिया हुआ है उससे ऊपर के लोगों को सहमत करिए कि मतलब बताइए कि हाँ आपके पास इतने लोग हैं, इतने सांसद हैं, तो आप सरकार में बने रहेंगे। अगर आप नहीं सिद्ध कर पाते, आपके पास 6 से कम निकल जाते हैं, तो आपकी सरकार वो हो जाएगी। तो यहाँ पे यही सिंपली बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी सरकार में भी सिस्टम होता है कि अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो बने रहते हैं, अगर नहीं कर पाते तो उन्हें सरकार से हटना पड़ता है और राष्ट्रपति फिर लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। और अविश्वास का जो चीज़ें थी वो पॉइंट्स में दे रखी। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। दूसरा, किसी मंत्री द्वारा रखे गए किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करके, मतलब इस तरीके से अविश्वास मत प्रकट करते हैं कि भाई अगर जो सामने वाली जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो सामने वाली पार्टी को बोले, जो बहुमत में है, जो सरकार में है, वो क्या बोलेगी कि भाई हमें शक हो गया है, हमें शक हो रहा है कि आपके पास प्रॉपर क्या नहीं है, आपके पास प्रॉपर मंत्री नहीं है, आपके पास प्रॉपर सांसद नहीं है जितने बहुमत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसके विरोध में कि भाई हम अविश्वास मत पास करते हैं, तो उसके विरोध में वो एक अविश्वास मत पास कर देते हैं। कोई भी बिल होता है उसको स्वीकार नहीं करते, किसी निजी बिल को या जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त ना हो पास करके, मतलब सारी चीज़ें सरकार के अगेंस्ट करके, उस मंत्रिमंडल के अगेंस्ट कर वो अविश्वास मत प्रकट करते हैं संसद के जो संसद है, संसद के अन्य सदस्य। ओके, इस तरीके से वो उत्तरदायित्व है कि भाई हर चीज़ का उन्हें क्या हिसाब रखना पड़ेगा, हर चीज़ का उन्हें चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि भाई अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको विश्वास सिद्ध करना पड़ेगा, कोई गलत हो रहा है तो अगर वो सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से वो उत्तरदायित्व हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गई। ओके, 5th पॉइंट अभी देखो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। हमको आशा है, क्या आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्या। अगर ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। 5th पॉइंट क्या बोलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे सिंपल सा, ये भी एक मेन फीचर है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई संसद हो गई, संसद के लोगों से वो बना दिया गया, क्या बना दिया गया, मंत्रिमंडल बना दिया गया। मंत्रिमंडल में जितने भी लोग शामिल होते हैं उनमें से अगर एक भी इंसान
अलग अलग उन्हें मंत्री वो दी हुई हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, गृह मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, हाँ ये ऐसे दिया हुआ है। अगर कोई एक भी व्यक्ति उस पूरे मंत्रिमंडल का अगर कोई एक भी व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा काम करता है, कुछ गलत कर देता है, हाँ, तो वो काम किसका माना जाता है? पूरी मिनिस्ट्री का माना जाता है, पूरे किसका? पूरे कैबिनेट का समझा जाता है। तो इस तरीके से तो वो एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं वो, कि भाई कोई किस तरह मतलब कुछ उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि अगर एक ने कुछ गलत करा या एक ने कुछ गलती करी तो वो पूरा का पूरा जो ये है पूरा मंत्री परिषद ही बदनाम होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वही चीज़ है और कुछ नहीं। अगर आप रीड भी करो तो वो कर सकते हैं। भारतीय मंत्रिमंडल की अन्य विशेषता एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि भाई सारे मिलकर काम करें, क्योंकि अगर एक बदनाम तो पूरा का पूरा ग्रुप बदनाम। तो एक सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया उनका। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताया हुआ है तो आप उनको भी रीड कर सकते हैं। अभी हम 6th पॉइंट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, 1 मिनट, क्या मतलब वो इसका 6th पॉइंट का? वो देखो इसका भी नाम से एकदम क्लियर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। अगर अभी तक आपने एकदम ध्यान से सुना होगा तो वो चीज़ें हैं। इसका ये तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाना है। देखो कैसे, क्योंकि जो कैबिनेट हो गई उसमें जितने भी मेंबर्स हो गए उनका जो हेड है वो कौन है? प्रधानमंत्री है ना। और अगर कोई भी मेन फैसला लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और कोई बैठके जो होती हैं इनकी कौन अध्यक्षता कौन करता है उस टाइम पर? कौन हेड होता है उस मीटिंग का? चीफ मेंबर कौन होता है ऑफ दैट? क्या कोई भी असेंबली जो करते हैं ये लोग, उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से हो गया ना, सुप्रीम मेंबर हो गया ये, तो प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता हो गई। तो वही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाना है, क्योंकि सिंपल है ये। ओके, और अगर हाँ चलो ठीक है, आजकल का बोलते ये लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, क्योंकि सारे फैसले ज़्यादातर अगर कौन मीटिंग कर रहा था, कौन जैसे देखा ना मोदी जी का वो, हाँ, कि भाई थाली बजाओ, दिए जलाओ, कितनी सारी बातें करी, कितने मतलब उनके इंटरव्यू नहीं, जो उन्होंने जो बातें करी देश के लोगों से कि कैसे कैसे करना चाहिए, क्या कौन कर रहा था? ज़्यादातर प्रधानमंत्री कर रहे थे ना। तो इस तरीके से वो सुप्रीमम हो गए उस चीज़ के, उस कैबिनेट के। तो वही है यहाँ पे। ओके, अब 7th पॉइंट है गोपनीयता, सीक्रेसी होता है ना, सीक्रेट चीज़ें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। देखो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि भाई गोपनीयता, कोई भी फैसला लिया जाता है, मीन्स क्या भाई, मान लो 10-12 लोग हैं उसमें कैबिनेट में, कोई किसी विषय पर वो फैसला कर रहे हैं। अगर उनका जो फैसला है, मीन्स कई बार हो सकता है ना कि भाई ये 10 लोग हैं, उनकी सोच उस टाइम पर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ना मिल रही हो, किसी के कुछ विचार, किसी के कुछ विचार, और आपस में थोड़ा मतभेद हो जाए आपस में, तो मैं वाली जो चीज़ें हो जाए, हाँ, अगर ये चीज़ें हो जाए तो, और लेकिन वो कोई मेन विषय पर बात हो रही थी, तो क्या रखेंगे? वो गोपनीयता रखेंगे। मीन्स क्या? उस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे, उस चीज़ को जनता के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे। समझ रहे हो कि भाई अगर किसी चीज़ पर कोई हो रहा है कि भाई नहीं वो तो ऐसे कह रहा था, मैं जाके मीडिया में ऐसे बोलूँगा कि भाई मतलब इस विषय पर हमारे ऐसे विचार थे, हम ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया या ये नहीं करने दिया, और ये विषय था, हाँ, इस विषय पर हम ऐसा फैसला था। तो ये इस तरीके की चीज़ें वो नहीं कर सकते। तो एक कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ेगा, मतलब एक गोपनीयता। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सहयोग, एक सहयोग बना के रखना पड़ेगा। भले ही आपस में थोड़ी सी मतभेद हो भी जाए तो उसको जनता के सामने यूं ही प्रकट नहीं कर देना, एक गोपनीयता रखनी है। अगर कोई फैसला लिया भी जा रहा है तो या तो फैसले की, कोई भी फैसला लिया जा रहा है उस फैसले की गोपनीयता बनी रहे, और आपसी जो
मतभेद है उस मतभेद को, क्योंकि अगर उन्होंने मतभेद प्रकट करे तो पार्टी के लिए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, समझ रहे? फूट डल सकती है। ओके, 8 पॉइंट क्या है? अंतरंग मंत्रिमंडल, इनर कैबिनेट। देखो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि भाई एक हम जो देखते हैं ये कैबिनेट की अगर बात करें, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लोगों से मिलकर बनी होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कहीं कहीं तो बस 50-50 के करीब, समझिए 50-50, 60-60 के करीब लोग एक मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो एक तो ये पूरा कैबिनेट हो गया, और उसमें से ही जो कुछ विषय 4-5-5-6 ऐसे होते हैं जो बहुत मेन होते हैं, तो उनकी एक अलग से ही मतलब सबको कई बार कुछ फैसले लेने हैं, सबको ना बुलाकर सिर्फ उनको बुलाकर कोई मेन फैसला ले लिया और हो गया। तो ये जो है ये जो कुछ लोगों का है वो क्या हो गया? इनर कैबिनेट हो गई, समझ रहे हो? जैसे रक्षा मंत्री, मेन विषय जो होते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये देखो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री हो गए, ये बड़े बड़े फैसले हैं। तो ये इनको बस ऐसी छोटी सी एक वो उस चीज़ को, इन लोगों के समूह को ही इनर बोल देते हैं कि भाई झट से कोई फैसला लेना है तो जल्दी से बस कुछ 5-6 को बुलाया और फैसला लिया, उस पर विचार विमर्श करा। ओके, तो यही है अंतरंग मंत्रिमंडल। ओके, 9th पॉइंट क्या बोलता है? कैबिनेट संसद को भंग करवा सकती है। कैबिनेट कैन गेट द पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। कैबिनेट क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। वही ना जो हमने अभी ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था, ऊपर मतलब ऊपर के पॉइंट में नहीं, मतलब जो आए थे कई पॉइंट्स आए थे उनमें जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चलो एक बार दोबारा से रीड कर। जब कभी संसद तथा कैबिनेट में गतिरोध आ जाए अथवा जब कभी संसद कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे अथवा ऐसा प्रस्ताव पास करने जा रही हो, या जब मंत्रिमंडल जनता का नए रूप से विश्वास प्राप्त करना चाहे तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकती हो, संसद को भंग करवा सकती है। मैं तो वही कह रहा कि अगर नए तरीके से जो सरकार है वो कहते हैं कि भाई हम कोई भी फैसला उसको नए तरीके से करें, तो वो क्या उसको संसद को भंग करवा सकती है। अगर हमने देखो, अगर पहले ही देखा था कि भाई कोई अगर सरकार बना रखी है, सरकार के जो दूसरे सदस्य सांसद है वो निकल कर चले गए उसमें से, तो अब जब अविश्वास मत पास हो जाएगा, वो अपने पूरे संसद सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो उस तरीके से भी वो क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व करवा सकते हैं। और अपनी पार्टी है जो अपनी पार्टी अपनी मर्जी से निकाल दे, तो उस तरीके से फिर वो डिसॉल्व करवा सकते हैं कि भाई पार्टी चाह रही है कि भाई नए तरीके से चुनाव हो, तो वो निकाल दे, फिर करवा ले चुनाव, तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, 9th पॉइंट हो गया। ओके, 10th पॉइंट क्या बोलते हैं? देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हुए, तो आप एग्जाम्पल्स भी अगर पढ़ोगे तो सही रहेगा। जैसे अगर यही देखो, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल के परामर्श के, ये थोड़ा पूरा वैसा बैकग्राउंड बताया हुआ है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताया हुआ है इंडिया के पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट कहते हैं मंत्रिमंडल की समितियाँ, क्या कमिटी इज इन द कैबिनेट। व्हाट इट्स मीन भारतीय मंत्रिमंडल में भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में कई समितियां बनाई गई हैं। मतलब अलग अलग विषय पर कई समितियां होती हैं। इनमें राजनीतिक कार्यों संबंधी समिति, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति है। प्रत्येक विषय पर इससे संबंधित सीमित समिति पहले निर्णय लेती है और फिर उस पर समस्त मंत्रिमंडल क्या करता है? विचार करता है। इन समितियां बनाई हुई समितियों में छोटी छोटी सी कमेटीज़ बनाई हुई हैं। कैबिनेट में इसी अगर हम बात करें कि अगर हम रक्षा की बात कर दें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, तो ये तो कैबिनेट का एक, देखो ये मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ के आ जाता है। मंत्रिमंडल की समितियां, तो क्या मतलब हुआ इसका? देखो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडल हो गई, मंत्रिमंडल मतलब हाँ क्या, अभी एक एग्जांपल लिया ना उसका, रक्षा मंत्री का।
रक्षा मंत्री हो गए और रक्षा मंत्री के कुछ 1-2 लोग हो गए जो रक्षा मंत्री की हेल्प कर रहे हैं और वो रक्षा मंत्रालय चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अंदर ही छोटी छोटी कमिटीज़ होती हैं कि भाई जो कुछ एक कमेटी हो गई जो क्या देखेगी भाई, अस्त्र शस्त्रों को देखेगी कि भाई किस तरीके से कहाँ किसके साथ डील करनी है, कैसे करनी है वो। और एक कमेटी ऐसी होगी जो अपने खुद के देश में ही बनाने पर जोर दे रही होगी कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी समितियाँ होंगी जो क्या सेना से रिलेटेड होंगी। तो ये छोटी छोटी समितियाँ हैं, होती हैं, ठीक है। वो भी मंत्रिमंडल से रिलेटेड होती हैं और बस इनके बारे में वही बताया हुआ है। देखो आई होप आपको ये सारे पॉइंट 10 के 10 क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे फीचर्स ऑफ क्या, फीचर्स ऑफ कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी कैबिनेट का वो होता है, तो हम यहाँ पे सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग से नहीं होते, मंत्रिमंडल के ही हिस्सा होते हैं, हेड होते हैं। तो सिर्फ हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़े, तो ये हमने देखो देख लिया और ज़्यादा कुछ नहीं है और इसमें ज़्यादा कोई मेन क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको हाँ, अब यहाँ पे एक यही दे रखा है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। अब हाँ अच्छा यहाँ ये ज़्यादा मेन क्वेश्चन बनता है अगर इसका देखें तो, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। तो अगर अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड किया जाएगा तो यही द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्या प्राइम मिनिस्टर की अपलोड किए जाएंगे। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा वो हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन सपोर्ट, बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइक, कमेंट एंड ऑल। ओके, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वही एक ही मेन रास्ता है कि भाई सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और कमेंट करिए, हमें कुछ सिखाइए, हमसे सीखिए, हमें सिखाइए, बस यही होता है। चलो ठीक है, अगर आप चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।